देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। और आज हम हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत में, जहां पंचायत चुनाव 2021 को लेकर विभिन्न पदों से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बीच भी काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है। साथ साथ इस क्षेत्र के जनता में भी चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। और इसी कड़ी में आज हम इस चुनावी सरगर्मी का जायज़ा लेने आज हम बलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर पंचायत में आए हैं। और संयोगवश कहा जाए कि इसी कड़ी में इस चुनावी कवरेज के दौरान ही हमारे बीच हमारी मुलाकात इस पंचायत के मुखिया पद प्रत्याशी जो इस बार मुखिया पद से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई है। और थोड़ा इनसे भी कुछ जान लेते हैं क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा और कैसा रहेगा। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताया जाए और पूरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसबी लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनका भी अभिनंदन। मेरा नाम रमाकांत यादव है और मैं इस फतेहपुर पंचायत का निवर्तमान मुखिया भी हूँ और अभी प्रत्याशी भी। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया, कहने का मतलब यह है कि पिछले पंचवर्षीय योजना में भी यह मुखिया पद पर रह चुके हैं। तो वाकई इन्हें इस चीज़ का अनुभव तो इन्हें होगा ही कि मुखिया का क्या कार्य है और क्या होना चाहिए। और इन्होंने गांव में क्या लगता है कि सर पिछले बार ऐसा कोई काम है जो विकास मुखिया पद पर रह करके कोई ऐसा काम छूट गया? तो बहुत सारा छूटा है, ऐसा नहीं मैं बोल दूं कि सारा काम हो गया है, ये बोलना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सबसे जो मेरे गांव की मुख्य समस्या है वो जल निकासी की समस्या। अगर आप कभी इस होके गुजरे होंगे तो जब कभी भी बारिश होती है तो मेरे गांव का रोड जो है सावन जैसा हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां हैं क्योंकि जल निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इस बार सबसे मुख्य मुद्दा मेरा यही रहेगा। इस बार अगर जनता, प्रबुद्ध जनता अगर हमको आशीर्वाद देगी तो मेरा सबसे बड़ा जो ये उद्देश्य होगा कि जल मुक्त किया जाए। जो काफ़ी जल जमाव की समस्या हमारे रोड पर, मुख्य सड़क पर होता है, उससे निजात कैसे मिले, इसका रोड मैप ऐसे मैं तैयार कर चुका हूँ। उसको अमली जामा पहनाना है अगर इस बार मैं आया तो सबसे मुख्य समस्या हमको लगता है वही है। और जहाँ तक कुछ रोड वगैरह बचा हुआ है तो होबे करेगा, वो तो होगा ही। समझ में है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि उसी के द्वारा काम हो, तो काफ़ी गली और नाली वगैरह बना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसा कि देखिए सर, आपसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनसे पहले भी कई बार मुलाकातें हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है इनमें एक खूबी है, खूबी कहिए या विशेषता कहिए, जो भी कहिए, ये युवा यहाँ के इस पंचायत के युवा जनप्रतिनिधि पिछले पंचवर्षीय योजना में भी रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं बखूबी शारीरिक संरचना से भी वाकई में ये युवा हैं ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा के साथ साथ ये कला प्रेमी भी हैं। कला से भी इन्हें बहुत प्रेम है और कला से लगाव भी है। छात्र छात्राओं के बीच भी पहले भी पूर्व में भी मैंने इनका कई बार खबर प्रसारित किया था अखबारों में और टीवी चैनलों के माध्यम से। कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हमारे द्वारा इनकी जो खबरें थी उसे मैंने प्रसारित किया था। और ये पिछले पंचवर्षीय योजना का खबर था जब ये मुखिया पद पर रह चुके थे और इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो युवा होने के नाते मैं आपसे ये एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी मैं जिस रास्ते से आया था, ये बांध है, ज़रा दिखाया जाए बांध की स्थिति। और ये बांध जो है सर, ये बांध की स्थिति बहुत दयनीय है और इस पर आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी है। चूँकि सिंगल वे में कभी कभी जाम लग जाता है नेशनल हाईवे पर, तो लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। इसके बारे में बता दूं कि ये गुप्ता बांध है और इसका डीपीआर तैयार है, सरकार के द्वारा टेंडर सिर्फ बाकी है। इसका दोहरीकरण होगा और निश्चित रूप से इसकी सारी समस्या हल हो जाएगी। ये रिफाइनरी से है जुड़ा हुआ। उसके बाद ये एस कमाल में जाकर ये अपना बलिया पथ पर मिल जाता है, जिसको तिरहुत रोड कहा जाता है। तो सरकार का भी ध्यान है क्योंकि काफ़ी माने चालू रोड है ये, काफ़ी मतलब प्रासंगिक है ये, इस रोड का अच्छा होना ज़रूरी है। तो सरकार का ध्यान भी इस ओर है। और हमने भी पत्राचार किया था पूर्व में, इसका जो काम हुआ था तो ये ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं
इस पर विभाग के द्वारा काम होना है। तो विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि चूँकि DPR तैयार है, दोहरीकरण होगा, इसका चौड़ीकरण होगा, इसके लिए सारी बात हो चुकी है। बस ये पंचायत चुनाव के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसा हमने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे पंचायतों में मैंने देखा है कि एक मुखिया से ही केंद्र सरकार जैसे विकास का लोग सपना देखने लगते हैं, जो संभव है नहीं। क्योंकि एक मुखिया प्रतिनिधि का कार्य क्षेत्र एक पंचायत, ग्राम पंचायत की सीमा रेखा के अंदर होती है। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये बांध का कार्य, जो भी मरम्मती है या जो भी विकास है, ये मुखिया फंड से नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो संभवतः इस बारे में कुछ जानकारियाँ होगी ताकि यहाँ के जनता को। स्वाभाविक है कि आप चूँकि एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप सब कुछ समझते हैं, तो आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, इसमें मुखिया का कुछ होता नहीं है। मुखिया को अगर इसमें एक छिट्टा मट्टी भी देंगे तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है लोगों के द्वारा इसको लेकर भी बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत कुछ मुखिया के बारे में कहा जाता है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि आपको पता है कि 7 निश्चय के तहत सिर्फ नाली और गली बनाने की बात कही जा रही थी। वो ही हमको करना है गाइडलाइन के हिसाब से कि आपको कहाँ छोटी सड़क है वो कब करना है, कहाँ नाली है वो करना है। इस बांध का तो कहीं मतलब नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्योंकि जानकारी तो रखनी पड़ती है कि भाई आखिर ये खराब है तो कहाँ बनेगा, क्योंकि निचले स्तर से ऊपर ऊंचे स्तर तक जाए। ये सिंचाई विभाग का बांध है, डिपार्टमेंटल वर्क होता है इसका। और निश्चित रूप से अभी तो जैसा कि हमको जानकारी है कि सारा कुछ इसका हो गया है। पंचायत चुनाव के बाद आचार संहिता में आपको भी पता है कि बहुत सारा काम बंद होता है। तो और बीच में कोरोना काल में तो बहुत सारे विकास के काम बाधित हुए, उसमें ये भी एक रोड है। बीच में मामला फंसा था कि बहुत सारे लोग इसी रोड पर बसे हुए, इसके लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। वो सारा मामला हल हो चुका है, अब सिर्फ काम होना है। जैसा कि अभी हम आ रहे थे तो जैसे आप देख सकते हैं शायद बगल में भी कुछ घरें हैं, बांध के कुछ पीछे भी घरें हैं। तो क्या वो घर है या ऐसे किसान लोगों का डेरा, एक जो तबेला टाइप का होता है वो है क्या? ये गांव है जी। गांव में यही सब आपको देखने को मिलेगा। ये वाकई एक डेरा टाइप का होता है। चूँकि ये सरकार की ज़मीन है, गुप्ता बांध की ज़मीन है। जब ये खाली रहता है तो जिनके सामने होता है, चूँकि यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं, उनके आवास में ज़्यादा ज़मीन नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी ज़रूरत सरकार को होगी, निश्चित रूप से ये तो मतलब कच्चा मकान है, झोपड़ी है, ये सब हट जाएगा इसमें। तो क्या लग रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं इनके लिए, जब अगर जनता इस बार अगर मौका देती तो इन गरीबों के लिए क्या कुछ प्लान है आपके? हम तो गरीबों के लिए ये ही हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, ये बात समझना पड़ेगा आपको। और गरीब जनता की ही पुकार है कि मैं दूसरी बार वो आशीर्वाद हमको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गुलशन जी, मैं ये निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का प्यार मोहब्बत, एक मुखिया के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। आप जैसा कि आपको भी पता है, वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की, लेकिन उतना अधिकार होता नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जिस ग्रामीण स्वराज की बात की जाती है, स्वायत्तता की बात की जाती है, वो सतही स्तर पर आपको उस हिसाब का कोई अधिकार मिला नहीं है। इस बार तो और ज़्यादा हद हो गई। जो वार्ड क्रियान्वयन समिति बना, वार्ड सदस्यों के द्वारा काम हुआ, सारा सिस्टम अलग हो गया। लगा कि मुखिया कुछ है ही नहीं, मुखिया पर एकदम प्रेशर था कि आपको ये काम करना है। ग्राम सभा की कोई मर्यादा नहीं रही, वार्ड सभा बहुत मुख्य हो गया। तो ये सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बात की खुशी रहनी चाहिए जनप्रतिनिधि में, कम से कम आप साथ खड़े रहें किसी भी सुख दुख में। जो आप पर भरोसा जताया है उसके साथ खड़े रहें। और मतलब पार्टी, जाति, धर्म से ऊपर उठकर कम से कम आप अपने पंचायत की जनता के साथ खड़े रहें। तो ये कोशिश मेरी रही है पिछले कार्यकाल में कि हम पर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि अमुक पार्टी से, अमुक जाति से, या उनका जाति विशेष से लगाओ, पार्टी विशेष से लगाओ, धर्म विशेष से लगाओ। ऐसा सबसे पहले आप गुलशन जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
ये एकदम कॉमन बात है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता, ये क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक विकास की बातें हैं वो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमने किया। स्वाभाविक है, आपको पता होता है कि जब भी कोई, चाहे 15वीं वित्त आयोग हो, चाहे चतुर्थ वित्त आयोग हो, जब भी कोई पैसा केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा आता है तो उसके साथ साथ दिशा निर्देश आता है कि आपको अमुक चीज़ में ही खर्च करना होता है। लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, लोगों को लगता है कि ये काम नहीं हुआ। कुछ काम ऐसा भी है जो हम चाह के भी नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि विभागीय लाचारी होती है। बहुत लोग इसमें सवाल करते हैं तो आप मुखिया हैं क्यों? मुखिया का काम होता है सर जी, जनता और सरकार के बीच का लोग जो जनता की समस्या को लेकर अपने सरकार तक पहुंचाए। हम लोगों का एक तरह से जैसे विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, तो निचले स्तर पर एक पंचायत समिति का एक बैठक होता है, जो मेरे लिए वो लोकसभा कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, उसी मंच के माध्यम से अपनी जनता की समस्या को हम रखते हैं सरकार के सामने कि भाई इस तरह की बातें आ रही हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हम लोगों का जो काम होता है वो करता हूँ। तो वहाँ जो भी अधिकारी होते हैं, प्रमुख अध्यक्ष होते हैं और BDO साहब उसके सचिव होते हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि सर ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि दिशा निर्देश ऐसा नहीं है। तो हमारे द्वारा उठाया जाता है कि इसको ऊपर भेजा जाए कि इस तरह का संशोधन चाहिए, तभी कुछ काम हो पाएगा। तो इस तरह की बातें हैं और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि सारे लोगों का प्यार सम्मान, जो लोग पहले साथ थे आज भी साथ हैं। और इस जो आजकल की राजनीति है, थोड़ी सी ऊंच नीच की राजनीति, जिसमें बहुत तरह से लोगों को लुभाया जाता है, धन बल का प्रयोग होता है, इस सब से अछूते रहे हैं हम। और हालांकि विपक्षी लोग तो हम पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, बाहुबली होने का, दारू बांटने का, वगैरह वगैरह का, जो जनता अगर सुनती है तो हंसती है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ऐसे चीज़ों से। तो जनता प्रबुद्ध है, समझदार है। फतेहपुर और सदानंदपुर की जनता जो है काफ़ी समझदार है, उसको पता है कि हमारा चौकीदार कौन होगा। क्या बात है, हमारा चौकीदार कौन होगा। एक सवाल है, आजकल देखते हैं क्षेत्र में लोग मुद्दों की राजनीति से भटक कर रंगों की राजनीति पर उतर गए हैं। अब आप सफ़ेद पहन लिए हैं तो उसको एक अलग धर्म और समुदाय से जोड़कर राजनीति करने लगे हैं। लाल पहन लिए तो उसे अलग पार्टी और धर्म समुदाय का दर्जा दिया जा रहा है। हरा है तो उसे एक अलग धर्म समुदाय। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं गुलशन से कहना चाहूँगा कि आज के युवाओं की जो राजनीति है, युवाओं की जो भागीदारी है आज की राजनीति में, आप बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि अब यहाँ शुचितापूर्ण राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं धर्म में लपेट दिया जाएगा, कहीं ना कहीं जाति में लपेट दिया जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो इस तरह से बांध दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि अपने मन की मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे राजनीति से थोड़ी सी दूरी बन जाती है युवाओं की। लेकिन मैं वैसे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी राजनीति करते हैं, जात धर्म पार्टी से ऊपर उठ कर गाँव राजनीति करते हैं, तो हमको लगता है आज नहीं तो कल आप। मेरा तो मानना है, मेरा ये कहना कहते हैं लोगों से अपील करते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति से क्या फ़ायदा। अगर आप राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं तो जो आपके जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में विकास होनी चाहिए। राजनीति तो हो जाता मुद्दे पर हम आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, चर्चा चल रही, विकास कुछ हो ही नहीं रहा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। विकास का मतलब क्या होता है? सिर्फ रोड बन जाए वो विकास है, या गली बन जाए वो विकास है? हमको लगता है कि विकास का मतलब होता है कि आप वैचारिक रूप से विकसित करें समाज को, आप शिक्षित करें समाज को, आप जागरूक करें समाज को, समाज के लोगों को। ये रियल विकास है, उसको आप बहुत कल फायदा होगा। और आज की राजनीति क्या होगा कि एक चापाकल चाहिए, यहाँ गली नहीं बना, यहाँ लैंप पोस्ट नहीं लगा, मतलब छोटी छोटी जो मतलब आपको एकदम मैंने कहने का मतलब दीर्घकालिक संतुष्टि का भावना नहीं होता उसमें। तो मेरा प्रयास यही रहा है, जो आपको दिखेगा कम
लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अलख जगाया है। लोग जागे हैं, अपना हक लेना, अपना अधिकार लेना, अपने अधिकार के बारे में जानने का प्रयास करना, ये मैंने सिखाया है। और मैंने मुखिया के कार्यकाल में मैं बताना चाहूँगा, अन्य मुखिया की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने अपने कार्यालय को भी अपने कर्मचारी की तरह चलाया। मैं वहाँ समय दिया हूँ, लोगों को आना सिखाया कि पंचायत कार्यालय में, नहीं तो लोग पंचायत कार्यालय जाते कहाँ थे। संजोग से सरकार द्वारा RTPS काउंटर खोला गया। मैंने दिखाया कि अगर आप एक्टिव हो तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता, लेकिन आप किसी दूसरे के भरोसे रहोगे, आप किसी बिचौलिए के भरोसे रहोगे, तो फिर आपको आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ेगा और आपका काम भी नहीं। मैं तो हर समय उपलब्ध हूँ। तो मैंने एक प्रयास किया है कि भाई मुखिया मतलब ये नहीं होता है कि कोई राजनीति करने वाला, सोशल वर्कर कह सकते हैं। जी, जी। और सोशल वर्कर को ही लोग एक सम्मान के साथ अपना मत देकर उसको उस कुर्सी पे बिठाता है और ये सोचता है कि ये आदमी मेरे साथ खड़ा रहेगा। और निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि पिछले कार्यकाल के दरमियान आपको मेरे गांव में ये कहने को तो मिल जाएगा, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि इन्होंने जातीयता की। मैं ये सब कुछ नहीं पूछूंगा। मैं अब सीधा और आखिरी और अंतिम सवाल है कि इस बार के चुनावी मैदान में आप उतरे हैं और पहले भी रह चुके हैं, तो अनुभव तो वाकई आपको है ही, चूँकि पिछले पंचवर्षीय योजना में भी 5 साल आप कार्य कर चुके हैं। और किस तरह से फिर अगर इस बार जनता मौका देती है तो आपको क्या कमी रह गई, उसे पूरा भी करना है। और साथ साथ में आपसे ये एक सवाल है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनाव की सरगर्मी को देखकर? क्षेत्र की जनता से एकदम अपील होगा, किसी बहुरूपीय के फेर में नहीं पड़ना है, क्षणिक लाभ नहीं देखना है, धन बल के आगे नहीं झुकना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, आने वाले कल को देखना है। क्षणिक लाभ बिल्कुल नहीं देखना, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ प्रत्याशी इस तरह का लोग प्रलोभन वगैरह दे रहे हैं, उसके जाल में कुछ युवा फंस भी रहे हैं, कुछ गलत चीज़ भी हो रहा है। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे फेर में नहीं पड़ें, ऐसे बेहरूपियों के फेर में नहीं पड़ें। कल आपके बच्चों का कल खराब हो जाएगा आज क्षणिक लोभ के चक्कर में, लाभ के चक्कर में। और रहा मेरे काम की बात, तो काम तो बहुत कुछ बचा हुआ है और सोच के रखा हूँ कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया हमको, यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने, तो फिर मैं उस हिसाब से जो मैं सोच के रखा हूँ करूँगा। कुछ रोड बच गया है और जल जमाव की जो समस्या है मुख्य रूप से मैं उसको दूर करने जाऊँगा और उसका लगभग सारा कुछ तैयार है। और एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाऊँगा मैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सारा कुछ हो गया है, वहाँ CHO बैठेंगे और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। और मेरा ख्वाब भी है एक सुंदर सा हेल्थ वेलनेस सेंटर वहाँ हो, और हमको लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी और वो हेल्थ वेलनेस सेंटर से मेरा शुरुआत होगा और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाएंगे अपने पंचायत के लोगों को। और एक स्वच्छ राजनीति जो मेरा वादा भी है। पंचायत की जनता इस बार आपके अपने पंचायत से ये आशा रखे कि इस बार हमारा पंचायत एक आदर्श और मॉडर्न पंचायत हो? देखिए, पंचायत की जनता बहुत समझदार है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पंचायत के मतदाता पर हमको बहुत भरोसा है और वो फिर से हमको चुनने जा रहे हैं। ये जो एकदम ये जब अगर आप मेरे इसमें नॉमिनेशन में होते तो आपको पता चलता कि कितने हर धर्म से, जात से, पार्टी से उठकर कदम ताल करते हुए मेरे साथ लोग थे, जो इस बात का परिचायक था कि फिर से हमको आशीर्वाद मिलने जा रहा जनता का। कहीं कुछ नहीं चलेगा किसी का, कोई लोभ प्रलोभन में हमारी जनता फंसने वाली नहीं है। और मैं फिर से आने वाला हूँ उनके आशीर्वाद से, और जो भी मेरे मन में है इस गांव की भलाई के लिए, इस गांव के युवा की भलाई के लिए, और वो करने का काम करूंगा मैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम युवाओं का, तमाम मित्रों का, तमाम मतदाताओं का शुक्रगुजार होऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 5 साल तक मेरे लिए खड़े रहे, किसी भी दृष्टिकोण से मेरे से डिगे नहीं। बहुत लोगों ने बहकाने का उनको काम किया, लेकिन आज के डेट में भी गुलशन जी वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं जो मेरे साथ थे। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और मैं सबको साथ लेके चलने का काम करता हूँ और मैं करता रहूँगा। यही मेरी राजनीति है, इसको अब जो कह लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने जितनी भी बातें बताए आप लोग बखूबी सुने हैं, और फिर हम इसी कड़ी में फिर किसी एक नए पड़ाव पर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।